ग्रेट लीजेंड्स के दर्शकों को मेरा यानी अमरजीत सिंह कोहली का नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जहां पुरानी यादें, पुरानी बातें मैं अपनी जिंदगी की कुछ शेयर करूंगा। और मैं विनोद विप्लव जी को बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो नए लोग हैं उनको पुरानी बातों का पता लग जाता है जो पहले से उनको नहीं पता होती। भाई इनको मुबारकबाद देता हूं। हाँ, मैं रफी जी के कुछ यादें, पुरानी यादें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं रफी जी की याद में तो प्रोग्राम तो किया करता था, म्यूजिकल कंपटीशन होते थे जो 1984 से शुरू हो गए थे और 10-12 साल चले। ये कंपटीशन मेरे साथ प्रेम भाटिया जी, सुशील मैसी जी, यादगारे रफी सोसाइटी के द्वारा होते थे। लेकिन इससे बहुत पहले एक बार मुझे ऐसा चांस मिला कि रफी जी की लाइव सिंगिंग में भी मैं था और मैं उनके साथ बैठा हुआ था। हुआ यूं कि 1970 की बात है, क्योंकि उस वक्त किशोर कुमार का दौर शुरू हो गया था। रफी जी को फिल्मी गाने कम मिलने शुरू हो गए थे, तो वो स्टेज के शोज करने लग गए थे। तो 1970 में चैम्प्सफोर्ड क्लब के जनरल सेक्रेटरी मेहरबान सिंह धूपिया ने मेरे को कहा कि हम रफी जी की लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं उनके गाना का, और क्योंकि तुम तो बहुत प्रोग्राम्स करते रहते हो, मैं तुम्हारे प्रोग्राम्स में अक्सर आता रहता हूं, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ जिम्मेवारी दूंगा कि रफी जी आए तो उनके साथ में आप बैठ के उनको उनकी कोई भी सुविधा हो या कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो, साउंड सिस्टम की चेकिंग हो, तो ये सारी चीजों की जिम्मेवारी आपको देता हूं। तो मैं 28 साल का था, तो रफी जी आए उस प्रोग्राम की में गाने के लिए, और उसमें कंपेयर होते थे केसी खुराना। केसी खुराना के बारे में बता दूं कि वो इस वक्त 93 इयर्स के हैं, दिल्ली में मुनीरका में रहते हैं, लेकिन आजकल वो अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने रफी जी के साथ में बहुत प्रोग्राम्स, लाइव प्रोग्राम्स कंपेयर किए हैं। तो उस प्रोग्राम में भी वो कंपेयर थे। तो होता ये था कि रफी साहब ने कुछ गाने गाए और कुछ गानों के बाद वो थोड़ा रेस्ट करते थे, वहीं पे आके बैठ जाते थे। और केसी खुराना जी को शेरो शायरी बहुत जबानी याद है, आज भी याद है उनको। तो जैसे वो बैठते थे, केसी खुराना जी अपनी शेरो शायरी से लोगों का मनोरंजन करते थे, और चूंकि मैं साथ में था बैठा हुआ रफी जी के, तो उनसे बातें करने करने लगता था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि मैं जो भी बात करता था, रफी जी इतना आहिस्ता बोलते थे, इतना ज्यादा आहिस्ता बोलते थे कि सुनाई भी नहीं देता था। मतलब मेरे को हैरानगी होती थी कि अभी अभी रफी जी ये गाना ओ दुनिया के रखवाले, जो कि बहुत ही ऊंचे स्वर में है, उसको गा के यहाँ पे आए हैं इतने ऊंचे स्वर में, और अब तो उनकी बात इतनी धीमे हो रही है। लेकिन बाद में उनकी लड़की यास्मीन और उनके सन इन लॉ परवेज, जो हमारे बाद में शोज में, रफी जी के शोज में भी आया करते थे, आज तक पिछले साल भी आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये घर में भी आहिस्ता बोलते हैं। मेरा ख्याल है रफी साहब अपनी आवाज को या अपनी एनर्जी को कंजर्व करते थे कि आगे गाने में उनका। तो उनकी एक हैरानगी की बात यह है कि आपने अगर कोई शो सुने हो जो प्लेबैक सिंगर स्टेज पे शो करते हैं, तो आप अगर कंपेयर करेंगे कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में जिस तरह गाया है और स्टेज में जिस तरह गाते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क जरूर हो जाता है। लेकिन सिर्फ रफी साहब ही एक अकेले सिंगर हैं जिनके स्टेज शोज में भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप चेक कर लीजिए,
उन्होंने बिल्कुल हूबहू उसी तरह गाया है जिस तरह उनकी रिकॉर्डिंग हुई है उस गाने की। तो ये एक कुदरत का, मैं समझता हूँ, एक करिश्मा था कि उनकी आवाज में बिल्कुल फर्क ही नहीं आता था, बिल्कुल भी फर्क नहीं आता था। और गानों में हर तरह का गाने, मतलब इतनी विविधता तो किसी और सिंगर में शायद आज तक हुई नहीं कि एक तरफ तो क्लासिकल गाने, एक तरफ रोमांटिक गाने, कभी जॉनी वॉकर के गाने और कभी कॉमेडी के गाने, हर तरह के गाने वो इतने बढ़िया गा लेते थे। ये उनकी एक खूबसूरती थी। और दूसरी बात मैं उनकी नेचर की करना चाहता हूँ। सिंगर तो वो बहुत बढ़िया थे ही, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव इतना बढ़िया है कि मैं समझता हूँ, अब मैं जब उनसे मिला उस वक़्त मेरी उम्र तो 28 साल की थी और मैंने उनका इतना बताया कि मैं भी अमृतसर में पैदा हुआ हूँ, जिसमें जहाँ पे आप भी तो अमृतसर के हैं, तो बड़े खुश हुए और पंजाबी में बात करते थे। और और मतलब कि एक नए बच्चे के साथ इस तरह से घुल-मिल जाना, बात करना और उस सम्मान देना, एक बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ में। और बाद में भी मैं फ़िल्मी दुनिया के बहुत लोगों से मिलता रहा हूँ, उनके साथ के जो थे, और आज तक मेरे को एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिन्होंने रफ़ी साहब के बारे में तारीफ़ ना की हो। उनकी नेचर के बारे में मदद करते थे। वो तो घरवालों को पता ही नहीं होता था कि कितने गरीब लोगों को वो मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेजा करते थे। घरवालों को भी नहीं पता था। ये उनकी लड़की यास्मीन, उनके सन इन लॉ परवेज़ जी ने भी बताया है कि हमें तो पता ही नहीं होता था। और फिर कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर पहली बार आना चाहता है, रफ़ी जी के की मदद लेना चाहता है कि आप गाएँगे तो मेरी मेरा कुछ दर्जा बढ़ेगा। तो ये कई बार तो बगैर कुछ लिए, कुछ भी फीस भी नहीं लिए और कइयों से बिल्कुल थोड़ा-सा, मतलब जिस नाम मात्र ही करना है, तो वैसा ही करते थे। तो इनकी नेचर जो है वो बाकी सभी, मैं प्लेबैक सिंगर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िल्मी दुनिया के सितारों से भी बहुत मिलता रहा हूँ और उनके हिसाब से उनके अगेंस्ट में आज तक इतने साल हो गए हैं। वो 1980 में उनकी डेथ हुई थी। अब आप देखिए 40 साल हो गए हैं, आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला कि जिसने तारीफ ना की हो। और एक घटना भी बताता हूँ, वो ओपी नैयर जी और रफ़ी जी बहुत ही गहरे दोस्त थे, बहुत हिट प्रोग्राम्स उनके हुए हैं। और एक बार क्यों हुआ कि ओपी नैयर जी पंक्चुअल थे, बहुत पंक्चुअलिटी, ठीक घड़ी देख के उनकी रिहर्सल शुरू होती थी और वो लंच टाइम पे तक खत्म भी कर देते थे। साजिंदे बहुत खुश रहते थे उनसे। एंड ही वाज वेरी वेल प्लान्ड मैन, लेकिन बहुत घमंडी भी साथ में थे। तो एक बार रफ़ी साहब उनकी रिहर्सल में आधा पौना घंटा लेट पहुंचे, क्योंकि उससे पहले शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग हो रही थी और रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। तो आए वहां पे, तो ओपी नैयर जी ने पूछा कि लेट हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग में था और ट्रैफिक में फंस गया था। तो ओपी नैयर तो अपने स्वभाव के अलग ही टाइप के इंसान थे। मतलब आप ये समझिए कि वो अकेले म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने कभी लता मंगेशकर से कभी गाना भी नहीं गवाया। बहुत ज्यादा, जहाँ पे गुणी भी थे और घमंडी भी थे। तो उसी बात पे वो रूठ गए कि शंकर जयकिशन जैसा इंपॉर्टेंट हो गया क्या। तो उन्होंने रफी साहब से कहा, आज के बाद आप मेरे स्टूडियो में नहीं गाएंगे। और वो अपनी बात पे अड़े रहे, 2 साल तक नहीं गवाया। तब ओपी नैयर को महेंद्र कपूर जी से गवाना पड़ा। और अब जो गाने महेंद्र कपूर जी ने गाए उस पीरियड में भी हैं। तो बाद में रफी साहब ने बहुत कोशिशें की कि उनको मिला जाए, समझाया जाए और सेमियां भी भेजी,
लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो एक दिन रफी साहब 2 साल के बाद तैयार होके उनके घर में पहुंचे और दोनों पुराने दोस्त, बहुत गहरे दोस्त, आपस में मिलने लगे और रो पड़े दोनों। और ओपी ओपी नैयर ने कहा, रफी, तू मेरे से बहुत ऊंचा है, मैंने इतना कुछ किया और तुम बहुत महान हो, बहुत ज्यादा महान हो। और फिर वो दोस्ती दोबारा शुरू हो गई। देखिए, रफी साहब की कुछ आदत की ऐसी थी कि एक बात और भी थी, छिड़ी फिल्मी दुनिया में भी इसका जिक्र होता रहा बाद में, वो था कॉपीराइट्स के बारे में। कॉपीराइट्स का मतलब ये होता है कि कॉपीराइट होल्डर होता है जिसने ये कॉपीराइट खरीद रखे होते हैं उस फिल्म के, चाहे वो फिल्म का प्रोड्यूसर हो या कोई और हो। तो वो उस वक्त एक वन टाइम पेमेंट दे देते थे कॉपीराइट के, कि भाई आपको हम ये इतने पैसे दे रहे हैं, उसके बाद में आप दोबारा हमसे पैसे नहीं, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो इस तरह का सिस्टम था। लेकिन लता मंगेशकर जी ने आवाज उठाई कि इनको तो कैसेट्स की सेल होती है, सीडीज की सेल होती है, रिकॉर्ड्स की सेल होती है, तो हम आर्टिस्टों को भी पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे गरीब आर्टिस्ट हैं इस वक्त जो पहले बहुत अच्छी कमाई करते थे, अब था नहीं, वो अपनी जगह वो भी ठीक थी। लेकिन जो कॉपीराइट होल्डर्स थे उन्होंने रफी साहब को से कहा, देखिए हमने तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि एक बार पेमेंट दे देंगे। तो रफी साहब ने कॉपीराइट होल्डर्स का साथ दिया। तो इसकी वजह से लता मंगेशकर की और रफी जी की भी थोड़ी सी अनबन हो गई और वो कई साल तक चली। लेकिन बाद में लता मंगेशकर जी ने भी अपनी एक इंटरव्यू में कहा है कि रफी जी बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे, और ये लोग जो कॉपीराइट होल्डर्स हैं उनको अपने तरीके से समझाते थे, ये बातें कहते थे, वो मान जाते थे। तो वो उन्होंने भी तारीफ की इतने साल। मतलब एक एक ये बात तो थी कि एक राइट्स की बात थी कि ये कॉपीराइट होल्डर को दोबारा पैसे देने चाहिए या नहीं। तो दोनों में डिफरेंस था, इस वजह से उन्होंने कई साल दोनों ने आपस में गाने भी नहीं गाए। और उस दौरान और सिंगर्स को भी चांस मिले, मेल सिंगर्स को भी चांस मिले, फीमेल्स को भी चांस मिले। और तो कहने की बात है कि रफी जी की आवाज और उनका स्वभाव, इसका मुकाबला मेरे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई और पूरी फिल्मी दुनिया में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। उनको कई लोगों ने चालाकी से पैसे भी ऐंठे, कईयों ने तो बहुत लाखों की कमाई धोखे से लूटी। इसका जिक्र मैंने शायद पहले किया हो और ये बात, लेकिन रफी साहब ने खुद अपनी जबान से कभी शिकायत नहीं की कि मेरे को इस तरह से ये किया गया है। तो उनकी ये नेचर थी। और मैं क्या कहूँ कि एक संपूर्ण इंसान, और मेरे को उनके साथ बिताए हुए वो पल तो हमेशा याद रहते हैं। इस शर्ट के बारे में मैं दोबारा आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है, ये 40 साल पहले मैंने खरीदी थी लंदन में। लंदन में मैं था 2 महीने के लिए, और 2 दिन के बाद मेरे को पता चला कि जिस दिन मैंने ये शर्ट खरीदी थी, 31 जुलाई 1980 को, 31 जुलाई 1980 को मैंने ये शर्ट खरीदी थी। तो उसके उसी दिन रफी साहब की डेथ हो गई थी। तो मैंने ये शर्ट आज 40 साल हो गए हैं संभाल के रखी है, और ये क्योंकि मेरे को रफी जी की याद दिलाती है, और मैं इसको खास मौकों पे पहनता हूँ। साल में 3, 4 या 5 बार ये शर्ट बाहर आती है। और जब भी कोई बड़ा शो होता है, जैसे अमिताभ बच्चन के सम्मान में हमने एक कार्यक्रम किया था, जब उनको पद्मश्री मिली थी, तो उनके साथ मेरी फोटो भी कईयों ने देखी होगी।
वो 36 साल पुरानी बात है, तब भी मैंने यही शर्ट पहनी थी। तो आप ये समझिए कि एक स्पेशल लगाव है रफ़ी जी की गानों की वजह से, उनके उनके स्वभाव की वजह से, और उनके जितने प्रशंसक हैं, मेरा ख़्याल है इतने प्रशंसक और किसी के नहीं होंगे। मैं रफ़ी साहब के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज आपने मेरी रफ़ी जी के साथ पुरानी यादों के बारे में बातें सुनी, और अगर आप इसके बारे में कोई और सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रेट लीजेंड्स को लिख के भेजिए, और मैं उनका जवाब देने की भी पूरी जवाब दूँगा उनको। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सबने मेरे इस पुराने एक्सपीरियंस को, जो रफ़ी साहब के साथ में रहा है, शेयर किया। और रफ़ी साहब के एक चीज़ और भी बता दूँ कि रफ़ी साहब के गाने वाले सिंगर्स, मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि रफ़ी जी के गानों को अगर आप देखा जाए कि इतनी विविधता है कि कोई सिंगर उनके हर टाइप के गाने अगर गाना शुरू कर दे, तो वो अपने आप में एक म्यूजिक कॉलेज बन जाता है। मतलब आप ये समझिए कि उनके गानों से एक पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आपके सुझाव पे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता हूँ।